नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। तो आज की जो क्लास चलेगी इसमें हम समझाएँगे आपको कृषि के बारे में कि प्रथम जब पहली बार कृषि हुई थी तो किस प्रकार की खेती किस तरह से खेती होती थी, अब किस तरह की खेती होती है, समयानुसार किस प्रकार परिवर्तन होते गया खेती में। खेती यानी कृषि। जब भी कृषि की बात करेंगे तो आप खेती से समझिएगा। अब खेती हमें क्या देती है यानी कृषि हमें क्या देती है? अनाज देती है, अनाज से हमारा पेट भरता है। तो हमारी सारी प्रक्रियाएँ चालू रहती हैं, तो कृषि हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हर तरह से क्वेश्चन बनता है, ये नहीं कि केवल किसी एक कक्षा के लिए है, ये हर हर परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो ये ज़्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा। तो पहली चीज़ कृषि। कृषि भारत की एक बहुत प्राचीन प्रक्रिया है, भारत की ही नहीं हर जगह पर खेती होती है। अब कृषि से पैदावार देखिए, अगर किसी भी देश की स्थिति समझनी है कि वो विकसित है या विकासशील है या अल्प विकसित है, तो जहाँ पर खेती का कार्य लगभग जितनी जनसंख्या है हर चीज़ का 100% होता है, तो मान लीजिए अगर 70% कृषि में लगी हुई है, कृषि प्राथमिक क्रिया में आती है। आपको हम थोड़ा-सा हिंट देके बता देते हैं कि कृषि प्राथमिक क्रिया में आती है, तो आर्थिक प्रक्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्राथमिक क्रिया, दूसरा होता है द्वितीयक क्रिया, तीसरा होता है तृतीयक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया में जितनी भी जैसे प्राथमिक क्रिया में मैं बताया कृषि आता है, उत्पादित संबंधित चीज़ें आती है जैसे रेशम उत्पादन हो गया, मत्स्य उत्पादन हो गया, खनन हो गया और कृषि। ये सारी चीज़ें जो जिसमें उत्पादन यानी कच्चे माल से संबंधित जितने भी चीज़ें होती हैं वो प्रथम प्राथमिक क्रिया में आती हैं। द्वितीयक क्रिया में निर्माण विनिर्माण से संबंधित चीज़ें आती हैं। निर्माण विनिर्माण जैसे उद्योग हो गए, रेशम का उत्पादन, ये हो जाएगा प्राथमिक क्रिया और रेशम से कपड़े का निर्माण ये हो जाएगा द्वितीयक क्रिया और उसका जो परिवहन रहेगा जिसे आप तृतीयक में लेंगे, शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तृतीयक क्रियाओं में आती हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि प्राथमिक क्रिया कृषि है। जिस भी देश में जितनी ज़्यादा जनसंख्या प्राथमिक क्रिया में लगी रहती है वह देश उतना कम विकसित रहता है। यानी हमारा भारत जो है विकासशील देश में आता है और इसमें लगभग 60% जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है और जो विकसित देश हैं वो तृतीयक क्रियाओं में अधिकतर लगे हुए हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को चर्चा करते हैं। कृषि जो है इसमें हमारे भारत की 60% जनसंख्या लगी हुई है, यानी कृषि से ही लोग अपना भरण पोषण करते हैं। तो कृषि आइए समझते हैं कि कौन सी कृषि पहले की जाती थी प्राथमिक समय में यानी पुराने समय में। पहली कृषि थी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक मतलब पहले, जीवन निर्वाह मतलब अपने जीवन का निर्वाहन कैसे करें, जीवन को कैसे जिएं, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए। तो खेती करना पहले जब स्टार्ट किए तो पहली खेती थी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि थी जिसका दूसरा नाम कर्तन दहन प्रणाली बोला जाता है। उसी का दूसरा नाम झूम कृषि है, फिर उसी का दूसरा नाम पामुलु कृषि है, उसी का दूसरा नाम दीपा कृषि है। तो ये सब आपको मैं एक बता देता हूँ, आप सब समझ जाएंगे, ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि जब शुरुआती दौर में खेती शुरू हुई थी तो लोग क्या करते थे, एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर कृषि करते थे और कृषि कैसे कैसे करते थे। मान लीजिए छोटा सा भूमि का भाग है, छोटे से भूभाग पर लोग कृषि करते थे। इस पर जितनी भी वनस्पतियां रहती थी, वनस्पतियां हुई, झाड़ियां हुई, ये सारी चीजें जो भी रहते थे, वृक्ष, पहला काम इनको काटना। कर्तन यानी काटना, दहन यानी जलाना। तो पहला काम इस जो छोटा सा भूभाग है इस पर जितनी वनस्पतियां हैं उनको काटना, दहन, फिर उसको जलाना, फिर उसके बाद उसकी साफ सफाई करके खेती की, तब उसमें खेती करना। ये होता था प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, जिसे कर्तन दहन प्रणाली भी बोलते हैं। यानी किसी छोटे भूभाग पर पहला काम कि उसमें जितनी भी वनस्पतियां हैं उनको काटना, फिर उनको जलाना, उसकी राख को उस मिट्टी में मिलाना, उसके बाद कृषि करना। जब लंबे समय तक उसी पर कृषि करेंगे तो ये धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाएगी, यानी इसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। तो ये
इसे छोड़ देंगे, इस स्थान को छोड़ देंगे, नए स्थान पर जाएंगे, फिर वही काम करेंगे छोटे से भूभाग पर। वहां जितनी भी वनस्पति रहेंगे उठे काटेंगे, फिर जलाएंगे, फिर उसके बाद इस पर खेती करेंगे। इसी तरह से ये प्रक्रिया हमेशा स्थानांतरित होती रहती है, इसीलिए इसे कर्तन दहन प्रणाली को स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कर्तन दहन प्रणाली या प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि इसी तरह से होती थी। और इसी का दूसरा नाम है झूम कृषि, झूमिंग कृषि जिसे आप बोलते हैं। झूमिंग कृषि कहाँ पर इसे बोला जाता है कर्तन दहन प्रणाली को? असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये सब जो हैं ये भारत के राज्य हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये पूर्वी राज्य हैं भारत के। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इस कृषि को यानी कर्तन दहन प्रणाली को झूम कृषि कहते हैं। और मणिपुर में इसी कृषि को पामलू कृषि बोलते हैं। और दीपा कहाँ पर बोला जाता है? छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसी कृषि को दीपा कृषि बोला जाता है। ठीक, अब ये तो आपको प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि समझ में आ गई होगी अच्छे से, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अब इसके बाद आती है गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि, सीधी सीधी बात है, इस समय देखिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, जनसंख्या जब इतनी ज़्यादा हमारी बढ़ रही है तो उसके उसके लिए तो पेट भरने के लिए आवश्यक है कृषि करना। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पृथ्वी का जो भूभाग है वो तो नहीं बढ़ रहा है। कि कोई शक्ति है कि जिस तरह जनसंख्या बढ़ेगी उस तरह से पृथ्वी भी बढ़ेगी, यानी उसका भूभाग भी बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भूभाग नहीं बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो यानी कम से कम क्षेत्रफल पर, यानी कम से कम भूभाग पर या कम से कम स्थान पर खेती की उत्पादकता को बढ़ाकर करना। अब खेती की उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे? गहन जीविका निर्वाह कृषि से आप समझ रहे हैं, गहन का मतलब होता है घना, घनी आबादी यानी घनी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए कृषि की जाती है। और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है हो गई है और उसके लिए ज़मीन भी कम पड़ गई है। जब भी मैं भूभाग बोलूँगा तो आप समझेंगे ज़मीन। ठीक, तो छोटे से भूभाग पर आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके, इसमें जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि थी इसमें प्राचीन उपकरण का उपयोग किया जाता था, जैसे लकड़ी के हल हो गए, इसमें तो इसमें प्राचीन उपकरणों का उपयोग किया जाता था। और गहन जीविका निर्वाह कृषि में इसमें आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके छोटे से भूभाग पर अधिक से अधिक उत्पादन करना, अधिक से अधिक उत्पादन करना गहन जीविका निर्वाह कृषि कहलाती है। तो इसमें अधिक से अधिक उत्पादन कैसे होगा? इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे, जैविक खादों का भी प्रयोग करेंगे और सारी चीज़ें, कीटनाशक का भी प्रयोग करेंगे। तो इन चीज़ों का जब हम प्रयोग करेंगे तो कम से कम स्थान पर यानी कम से कम भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। इसे बोलते हैं गहन जीविका कृषि या गहन जीविका निर्वाह कृषि भी इसे बोलते हैं। अगली कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि को अभी आप समझ लेंगे अगर आप रोपड़ कृषि को समझ लेते हैं तो। रोपड़ कृषि क्या होती है? अगर आप कहीं पर देखे होंगे चाय, कॉफ़ी या रबड़ या गन्ना, इन फसलों का कहीं पर अगर उत्पादन होता है तो ये नहीं कि चाय की खेती केवल 1 बीघे जमीन पर होगी, मतलब कि छोटे पैमाने पर नहीं होती है इन चीज़ों की खेती। चाय की खेती होगी तो चाय का बागान ही कम से कम 50-50, 100-100 बीघे का होता है। काफ़ी भी लगी होगी तो कम से कम 50 से 100 बीघे की होगी, यानी बहुत ज़्यादा बृहद पैमाने पर एक ही फसल का उत्पादन रोपड़ कृषि कहलाता है। वो भी कैसे? चाय का उत्पादन जहाँ भी करेंगे, देखते होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे असम वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पर भी चाय के उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ पर पहला चीज़ तो एक बहुत ज़्यादा विस्तृत स्थान खोज लेंगे, मतलब लंबा जगह खोज लेंगे। फिर उसके बाद उस पर कृषि करेंगे और केवल एक फसली कृषि की जाती है। रोपड़ कृषि को एक फसली कृषि भी बोलते हैं, केवल इसमें एक ही प्रकार की कृषि की जाएगी, यानी अगर चाय का पौधा है तो केवल चाय का ही पौधा पूरे खेत भर रहेगा, कॉफ़ी का पौधा है तो केवल कॉफ़ी का पौधा रहेगा। और ये समझिए, रोपड़ कृषि में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना ये इनकी प्रमुख फसलें हैं और इन्हीं का उत्पादन किया जाता है। किस दृष्टि से किया जाता है? मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है। मुद्रा प्राप्त करने का मतलब धन प्राप्त करने की दृष्टि से इनका उत्पादन करना, फिर इनको बेचना। ठीक,
तो वाणिज्यिक कृषि का यहाँ से तात्पर्य है, और इनका उत्पादन करने के लिए भी रासायनिक उर्वरकों और खादों, रासायनिक खादों और सारी चीज़ें जो भी हो गई, जैविक खाद हो गया और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके इनका उत्पादन बढ़ाया जाता है। और इनका उत्पादन जब बढ़ाया जाता है तब उसके बाद इनका व्यापार होता है। वाणिज्यिक कृषि का तात्पर्य यहाँ से है कि इन सब का व्यापार करना वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। यानी रोपड़ कृषि का आप दूसरा नाम समझ सकते हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत रोपड़ कृषि आती है। रोपड़ कृषि एक बृहद पैमाने पर की जाती है, बहुत बड़े भूभाग पर की जाती है और एक फसली कृषि होती है। अगला चीज, इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और इसका व्यापार किया जाता है किसकी दृष्टि से? मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से। ये वाणिज्यिक कृषि भी इसे कहा जाता है। तो ये रोपड़ कृषि और वाणिज्यिक कृषि आपको समझ में आ गया होगा। अगली चीज है सस्य प्रारूप या सस्य ऋतुएं। इन चीजों को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, उसमें मृदा में, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूं। मृदा वाला एक टॉपिक था, उसमें समझाया था। सस्य ऋतुएं या सस्य प्रारूप ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद ये फसलें कैसे उगती हैं, इनका उत्पादन, इनमें रबी में कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ में कौन सी फसलें आती हैं, जायद में कौन सी फसलें। यहाँ पर ऋतुएं लिखा है तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर महीने से मतलब है, महीने से तात्पर्य है। ऋतुएं यानी ठंडी, गर्मी, बरसात। ठीक, इससे समझिएगा। रबी की फसल जो है इसमें आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सारी चीजें आती हैं रबी की फसल में। खरीफ की फसल में आता है चावल, ज्वार, बाजरा। जायद की फसल में तरबूज, खरबूज, खीरा यानी खीरे तथा सब्जियां। ये तीनों में ये चीजें आती हैं। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से आपसे आपसे पूछ लेगा कि आपको 3-4 चीजें दे देगा। पहला ऑप्शन रहेगा चावल, दूसरा ज्वार, तीसरा बाजरा और एक दे देगा गेहूं, और बोल देगा कि निम्न में से रबी फसल है। तो अगर आपको पता रहेगा कि रबी फसल गेहूं है तो आप इस पर सही का निशान मार देंगे, यानी उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इनको याद करना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी चीज पूछ ली जाती है कि रबी फसल किस महीने से किस महीने, यानी रबी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। तो रबी, जब भी रबी को आप ध्यान में रखेंगे, यानी गेहूं की जब भी बात की जाएगी, तो आप देखे होंगे कि जब भी ठंडी की शुरुआत होती है, यानी दिसंबर या नवंबर से, नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई हो जाती है। फिर उसके बाद मार्च के लगभग लगभग इसकी कटाई होती है। तो रबी फसल की जो बुआई होती है वो होती है नवंबर से दिसंबर, और इसकी कटाई मार्च के लगभग लगभग होती है। तो ये हो गया रबी का सत्र। और खरीफ का क्या होता है? खरीफ से तात्पर्य यहाँ पर है गर्मी से, यानी इसमें रबी में था कि ठंडी की शुरुआत से ठंडी के लास्ट तक रबी फसल रहेगी, और खरीफ में ठंडी जब समाप्त होगी, यानी गर्मी की शुरुआत से गर्मी की समाप्ति तक खरीफ फसल रहेगी। और इन दोनों ऋतुओं के बीच में ठंड, ये जो ऊपर वाली, इसे ठंडी से तात्पर्य से समझेंगे, इसे गर्मी से। ये ठंडी की शुरुआत से ठंडी के अंत तक चलती है, ये गर्मी की शुरुआत से गर्मी के अंत तक चलती है। तो इन दोनों के बीच में जो फसल की जाती है उत्पादित, 2 से 3 से 3.5 महीने इसमें लगते हैं, जायद की फसल होती है। इसमें आता है तरबूज, खरबूज, खीरा तथा सब्जियां। और गन्ने की फसल ये भी लगभग 6 से 7 महीने ले लेती है, ये भी 6 से 7 महीने। और इन दोनों के बीच में जो उगाई जाती है जायद फसल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना लेती है। और गन्ने की फसल ऐसी है जो पूरा 1 वर्ष ले लेती है। तो ये गन्ने की फसल अगर आपको पूछ देगा कि निम्न में से गन्ने की फसल निम्न में से किस ऋतु में आती है, एक रहेगा ऑप्शन रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद, एक रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गन्ने की फसल 6 महीने या 3 महीने के लिए नहीं, पूरे 1 वर्ष में इसका उत्पादन होता है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। और गन्ना एक वाणिज्यिक फसल है, रोपड़ कृषि भी इसमें की जाती है। तो सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, बृहद उत्तर आपको लिखने में आसानी होगी। अब इसमें देखिए भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। चावल है, गेहूं है, मोटा अनाज क्या होता है,
भारत में सर्वप्रथम दृष्टि से जो प्रमुख अनाज है, जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है भारत में, वो क्या है? प्रथम दृष्टया चावल है। दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली कोई अनाज फसल है तो वो गेहूं है। मोटे अनाज किसे कहते हैं? मोटे अनाज बोलते हैं ज्वार, बाजरा और रागी। रागी का आप लोग नाम पहली बार सुन रहे होंगे या तो कुछ लोग जानते भी होंगे। रागी फसल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और यह भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसल है। वैसे आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि रागी फसल क्या होती है। वैसे इस क्षेत्रों में तो रागी की फसल नहीं उत्पादित की जाती है। आप देख सकते हैं मोबाइल में, रागी की फसल की फोटो मंगाएंगे तो आ जाएगी। ज्वार बाजरा आप लोग जानते ही हैं। दाल, दाल की जब भी बात की जाएगी तो आप चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो इन सारी चीज़ों से दाल दाल मतलब कि उत्पादित होती है। और भारत भारत दाल उत्पादक का बहुत बड़ा राष्ट्र है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादक कौन करता है? भारत करता है। गन्ना, गन्ना बता दिया, इसमें वाणिज्यिक कृषि में आता है। तिलहनी फसलें क्या होती है? तिलहन से आप समझेंगे कि वे फसलें जिनसे हम तेल की प्राप्ति कर सकते हैं वो तिलहनी फसलें कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए मूंगफली। भारत में आप लोग सरसों का तेल जानते होंगे, नारियल का भी तेल जानते हैं, तिल का, सोयाबीन का, सूर्यमुखी का, इन सारी चीज़ों का तेल तो जानते हैं। लेकिन भारत में सर्वाधिक तेल किस चीज़ से उत्पन्न किया जाता है? मूंगफली से सब सर्वाधिक तेल उत्पादित किया जाता है। अगली चीज़ है चाय। फिर चाय से बता दिया, चाय भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर चाय उत्पादित करता है भारत। अभी इन सारी चीज़ों के बारे में हम आराम से डिस्कस करेंगे अगली टॉपिक पर। फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी जिसको कहवा भी बोलते हैं। बागवानी फसल क्या होती है? बागवानी फसल जिन भी फसलों को आप बोल सकते हैं कि ये केले की बाग है, यानी बाग जिसे आप बोल सकते हैं। बागवानी से तात्पर्य आप यहाँ बाग से लेंगे, ठीक। केले की बाग, अंगूर की बाग, सेब की बाग, सब्जियों की बाग। तो वो सारी फसलें जो जिनकी एक लंबी कतार में बाग लगी होती है। जैसे केला रहेगा, मान लीजिए 1 बीघे की ज़मीन है, उसमें केला लगा है तो पूरा केला ही रहेगा, ये भी एक फसली होती है। बागवानी कृषि में केला लगा है तो केवल केले का ही फसल रहेगा। तो जिसकी बाग लगी हो, जिसे आप बाग बोल सकें, वो होती है बागवानी फसल। बागवानी फसल में फल तथा सब्जियां आते हैं, ठीक। अगली चीज है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल क्या होती है? जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है, यानी रेशा आप समझ रहे होंगे। कपास से भी रेशा प्राप्त किया जाता है और कपास की सबसे ज़्यादा उत्पादक जो मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। और गन्ने की भी सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता बढ़ाती है वो मिट्टी होती है काली मिट्टी। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए जूट, जूट भी आप लोगों का अभी डिस्कस करेंगे, सन भी डिस्कस करेंगे। अगली चीज है प्राकृतिक रेशम। क्या होता है प्राकृतिक रेशम? देखिए मलबरी का एक वृक्ष होता है, मलबरी। मलबरी के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उन पर रेशम के कीट पाले जाते हैं, उन पर रेशम के कीट पाले जाते हैं मलबरी वृक्ष की पत्तियों पर। उससे बनता है कोकून, कोकून। और इसी कोकून से प्राप्त किया जाता है रेशम, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक रेशम। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लीजिए डिस्कस करेंगे इन चीजों का। आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि जो चावल की उत्पादकता की भौगोलिक दशाएं क्या हैं, गेहूं की उत्पादकता की भौगोलिक दशाएं क्या हैं। तो और आपसे पूछ लेगा ये सारी चीजें, चावल का पूछ देगा, चाय का, कॉफी का, रबड़ का, गन्ना का, कपास का, इन सारी चीजों का अगर आपको पूछ देता है कि उत्पादक भौगोलिक दशाएं क्या हैं, यानी कौन सी भौगोलिक दशाएं इनमें रहेंगी, तापमान कितना रहना चाहिए या वर्षा कितनी होनी चाहिए, जलवायु कौन सी होनी चाहिए, और भी ढेर सारी चीजें हैं। तो और इसके कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं और भारत का इसमें कौन सा स्थान है, इन सारी चीजों में अभी हम डिस्कस करते हैं तुरंत। मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगली टॉपिक हमारी यहीं से शुरू करनी थी और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 10th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। क्लास 10th वालों के लिए कंफर्म सोशल साइंस का
4 नंबर का एक प्रश्न इसमें से जरूर आता है। वो कौन सा आता है? वो आपसे पूछेगा कि गेहूं उत्पादन की भौगोलिक दशाएं बताइए, या पूछ लेगा आपसे कपास की उत्पादकता के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं। इन्हीं चावल का है, कपास का है, जूट का है, गेहूं का है, चाय का है, गन्ना का है, और ये सारी उसकी भौगोलिक दशाएं हैं। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो बिना कुछ सोचे आप समझ लीजिए कि आपका 4 नंबर कंफर्म आपको केवल इतना याद करने से मिल जाएगा। और रही बात, अगर आप चाहते हैं भविष्य में भी हर जगह काम आए, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझ लेते हैं। ये सारणी है, सारणी समझाने में आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आप लोगों को समझने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं। पहली चीज़ तो फसल कौन कौन सी हम समझेंगे। गन्ना के बारे में, चावल, गेहूं, जूट जिसे सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, कपास और चावल। अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि गन्ना, चाय, गेहूं, जूट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब भारत में उत्पादित होती हैं। हम सब भारत के नागरिक हैं, तो हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारत में कितना गन्ने का फसल उगाया जाता है और चाय की कितनी फसल उगाई जाती है। विश्व में भारत का चौथा स्थान है गन्ने के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। गन्ने के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, और चाय के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, और जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, यानी प्रथम नंबर पर है। कपास के उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है, और चावल के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। चावल मतलब दूसरे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर चीन है। तो केवल आपको भारत का चौथा स्थान इसमें है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप एक एक पॉइंट किसी में भी ये पूछेगा तो आप लिख देंगे कि इसका भारत में इतना स्थान है। तो एक पॉइंट तो यहाँ से मिल गई आपको। दूसरी चीज़, अब जैसे मान लीजिए गन्ना का है, इसमें अगर बोलेगा कि गन्ने के लिए भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी चाहिए होती हैं, तो पहला ये लिखेंगे कि गन्ना हमारे भारत की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है। और आगे अगर आपको जानकारी होगी, पिछली वीडियोस पढ़े होंगे तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देखे होंगे कि ये एक रोपड़ कृषि का प्रमुख फसल है, ये एक फसली कृषि का भी प्रमुख फसल है। तो ये सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं अगर आपको ज्ञान मतलब की जानकारी रहेगी तो। नहीं तो इतनी जानकारी से आपका 4 नंबर मिल जाएगा। क्या कि भारत, गन्ना गन्ना जो है भारत की प्रमुख फसल है, विश्व में इसका दूसरा नंबर है, मतलब दूसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। गन्ना विश्व में सबसे प्रथम मतलब कि सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में उगाया जाता है। तो केवल आपको भारत का ध्यान में रखना है। गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है, तो काली मिट्टी में उगाया जाता है। अब मिट्टी की इसमें देखिए, मैं मिट्टी की चर्चा पहले कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में, जिसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि किस मिट्टी के कौन से गुण हैं, किस मिट्टी में कौन से फसलें उगाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस किस प्रदेश में पाई जाती है भारत के। तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो इसके बारे में अब मैं नहीं बताऊँगा, केवल सीधे सीधे हिंट लेते चलूँगा। तो गन्ना की उत्पादकता के लिए और कपास की उत्पादकता के लिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो गन्ना के लिए काली मिट्टी चाहिए, और इसमें तापमान कितना चाहिए होगा इसके फसल के उत्पादन के लिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का क्या मतलब है, यानी कम से कम तापमान 21 डिग्री होना चाहिए और अधिक से अधिक तापमान 27 डिग्री होना चाहिए, ना 21 से कम ना 27 से अधिक। तो इतना आपको समझ में आ गया कि इसके लिए कितना तापमान चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा कितनी चाहिए इसको, यानी गन्ने को पानी कितना चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक के बीच की वर्षा चाहिए होती है गन्ने के लिए। यानी कम से कम वर्षा 75 सेंटीमीटर की होगी तब भी गन्ना उत्पादित हो जाएगा ठीक ठाक मात्रा में, और अगर 100 सेंटीमीटर होती है तब भी। जलवायु इसके लिए कौन सी होती है, उष्ण जलवायु चाहिए। उष्ण यानी गर्मी, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु चाहती है गन्ना के लिए। श्रम इसमें कितना लगता है, देखिए गन्ने में अधिक श्रम लगता है, और अगर अधिक श्रम लगता है तो
लागत देखिए, पहले चीज़ तो इसमें अधिक श्रम लगता है, लागत अधिक लग जाएगी। तो लागत को कम करने के लिए हमें सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, यानी जिसमें अधिक श्रम लगेगा उसके लिए हम जो कम पैसे में मजदूर हमें मिल जाए, यानी सस्ते मजदूर जो मिल जाए, उनकी हम तलाश करेंगे। तो यानी अधिक श्रम लगता है इसमें और हमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रमिक यानी जो कम पैसों में भी आपका उतना काम कर दें। उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश यूपी यानी यूपी और महाराष्ट्र ये गन्ना की उत्पादकता में सबसे ज़्यादा वृद्धि करते हैं, यानी गन्ना की उत्पादकता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और इनका ही योगदान है भारत को विश्व में दूसरे नंबर पर लाने का, कि गन्ने के लिए भारत विश्व में दूसरे नंबर पर जाना जाता है। चाय में क्या होता है, चाय में पर्वतीय मिट्टी चाहिए होती है। इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का रहना चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें भी देखिए सेम यही जलवायु जो इसको चाहिए होती है गन्ना को, वही चाय को भी चाहिए होती है। कौन सी जलवायु, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु। ठीक, अब इसमें भी वही चीज़ है, अधिक श्रम इसमें भी लगता है, सस्ते श्रमिक चाहिए। इसमें भी अधिक श्रम लगता है, सस्ते श्रमिक चाहिए। विशेषता चाय की पत्तियां चुनने के लिए महिलाओं तथा बच्चों का प्रयोग करते हैं। महिलाएं तथा बच्चे मतलब सस्ते और कुशल श्रमिक माने जाते हैं किसमें, चाय में। और चाय का उत्पादक क्षेत्र भारत में कौन है, कौन सा प्रदेश है, असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल जो है ये चाय के विशेष उत्पादक क्षेत्र हैं और विश्व में चाय उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर है। ये सारी चीज़ें तो बता चुका हूँ। गेहूँ, गेहूँ जलोढ़ मिट्टी या जिसे जो दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, इसमें गेहूँ की उत्पादकता ज़्यादा होती है और इसे तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। वर्षा कितनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कहीं कहीं पर 50 सेंटीमीटर भी चाहिए होती है और कहीं कहीं पर लिखा रहता है 75 सेंटीमीटर। तो मिनिमम मिनिमम कम से कम या अधिक से अधिक, जो औसतन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर औसतन लिखा है 75 सेंटीमीटर। तो गेहूं के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसमें। और ये समशीतोष्ण, समशीतोष्ण मतलब ठंडी की ऋतु जब स्टार्ट होती है, यानी ठंडी, और देखिए फसल जब इसकी लगाई जाती है यानी गेहूं की जब बुआई होती है, तो उस समय तो इसकी जो अंकुर रहते हैं उसको उत्पन्न मतलब बाहर निकलने के लिए शीत की आवश्यकता होती है, यानी ठंडे नमी की आवश्यकता होती है। ठंडा माहौल होना चाहिए, ठंडी जलवायु होनी चाहिए। तो यानी शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण। और कटाई के लिए खुली धूप का होना जरूरी है। जब ये पकने लगता है गेहूं तो खुली धूप की वजह से ही पकता है, वरना बेकार हो जाएगा। शुरुआती दौर में गेहूं के उत्पादन में ठंडा माहौल चाहिए, फिर उसके बाद जब उसकी कटाई होने वाली है से लगभग 1 महीने पहले, 1-2 महीने पहले खुली धूप का अत्यंत आवश्यक होता है इसमें, इसीलिए इसे समशीतोष्ण बोला जाता है। गेहूं समशीतोष्ण जलवायु की फसल है और ये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़ करके गेहूं पूरे भारत में उगाया जाता है। ठीक, जैसे आप जितने भी उत्तर भारत वाले क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें गेहूं अत्यंत उत्पादित किया जाता है। जूट को सुनहरा रेशा बोलते हैं और ये जलोढ़ मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी जिसे आप बोलते हैं उसमें ज़्यादा उत्पादित होता है और विश्व में भारत प्रथम नंबर पर है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान की आवश्यकता होती है। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है। उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम तथा कुशल श्रमिक, जब भी अधिक श्रम आएगा तो सस्ते तथा कुशल श्रमिक अवश्य रहेगा। और ये इसके जो उत्पादक राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है प्रथम नंबर पर भारत में, पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पर उत्पादक राज्य बिहार है। तीसरे नंबर पर असम है। कपास में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। काली मिट्टी में उगाया जाता है, काली मिट्टी में गन्ना भी उगाया जाता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका उत्पादन होता है 100 सेंटीमीटर।
और से 200 सेंटीमीटर तक ये कपास की फसल की उत्पादकता के लिए वर्षा चाहिए होती है, यानी 100 सेमी से 200 सेंटीमीटर तक। उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता इसमें पड़ती है। उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता जूट में भी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कपास के लिए तापमान हल्का कम चाहिए होता है और जूट के लिए सर्वाधिक तापमान चाहिए होता है। जूट के लिए कितना तापमान चाहिए? जितना चावल के लिए तापमान चाहिए। ठीक, तो एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये 21 से 27 डिग्री है, यहाँ पर भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कपास और गन्ना सेम मिट्टी भी है और सेम तापमान भी है और वर्षा लगभग थोड़ा फर्क है। और इसमें देखिए इसमें भी कुछ मिलता जुलता भाग है। यहाँ पर भी 21 से 27 है, यहाँ पर 20 से 30 है और इसमें 25 से 35, यहाँ पर 25 से 35। तो यानी जूट और चावल के लिए सामान्य मतलब कि समान ताप की आवश्यकता होती है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। कपास में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम अगर इसमें लगता है तो सस्ते श्रमिक और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होगी। किसमें? कपास की फसल में। प्रथम नंबर पर भारत में कौन सा राज्य कपास का उत्पादक है? गुजरात। उसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी। फिर चावल की फसल जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। जूट भी जलोढ़ मिट्टी में, गेहूं भी जलोढ़ मिट्टी में। तो यहाँ पर 3 चीज़ें जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं। कौन? गेहूं, जूट, चावल। तो चावल का मैं बता दिया यहाँ पर कि ये जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है और 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें उष्ण यानी गर्मी की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में चावल उत्पादित किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर श्रम में यहाँ पर खाली छोड़ दिया हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए गेहूं की भी आप कंडीशन जानते हैं कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, यानी यह सामान्य श्रम की इसमें आवश्यकता होती है। गेहूं में भी और चावल में भी सामान्य श्रम की आवश्यकता होती है। चावल उत्पादक में भारत में सर्वप्रथम पंजाब है, दूसरे नंबर पर हरियाणा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा।